अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमारा चैप्टर 3 नए लेक्चर में जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये क्लास 10 की रिवीजन सीरीज़ का तीसरा लेक्चर और तीसरा चैप्टर भी। ओके, तो उसमें कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सबको पता है भाई पीरियोडिक टेबल क्या होता है। पीरियोडिक टेबल मतलब जिसमें सारे एलिमेंट्स को मेंशन किया जाता है। ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में नियर अबाउट 118 एलिमेंट्स मेंशन किए गए हैं, जिसमें से आपका जिसमें से 92 जो है एलिमेंट्स वो आपके नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। कैसे हैं? नेचुरली अकरिंग मतलब कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। ठीक है, इन 92 में से नियर अबाउट 80 हैं जो मेटल्स हैं और रिमेनिंग जो हैं 22 नॉन मेटल्स हैं। के आसपास है पूरे टोटल और 118 में से, और रिमेनिंग जो हैं आपके कुछ मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, नॉट फ्रॉम द 92 बट फ्रॉम द 118। ओके, तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग है, बाकी सब मैन मेड हैं, बनाए जाते हैं लैब्स में, जिनमें से पूरे टोटल 118 से 80 मेटल्स होते हैं और 22 नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक, अच्छा, अब एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, जो कि है एलिमेंट्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सबको पता है। पहला जो इसका पार्ट है वो है मेटल्स का, दूसरा जो है वो है नॉन मेटल्स का, और जो थर्ड पार्ट है वो है मेटलॉइड्स का। तो इस चैप्टर में हम लोग नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। मेटलॉइड्स का तो मेंशन अपने क्लास में नहीं है, तो मेनली जो चैप्टर बेस्ड है वो किस पे है? नॉन मेटल्स और मेटल्स पे है। तो पहले शुरू करते हैं मेटल्स से ही। ठीक है, तो जैसे कि अगर बात की जाए मेटल्स की, तो इनमें कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको पहले जानना ज़रूरी है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात की जाए आयरन की, कोबाल्ट की या फिर कॉपर की, ये सारे क्या होते हैं? मेटल्स के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है कि ये सॉलिड होते हैं। मैक्सिमम रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट कुछ मेटल जैसे मरकरी हो गया या फिर आपका गैलियम हो गया। ये सारे क्या होते हैं? एक्सेप्शनल केस हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, जनरली सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि इनके पास डेंसिटी बहुत होती है, हाई डेंसिटी के होते हैं ये, मतलब कम एरिया में ज़्यादा होते हैं, मतलब उनके पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, इसलिए ये हाई डेंसिटी होते हैं। ठीक है, और इनका जो नेचर होता है वो हार्ड होता है। अब इसमें भी एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम का। पोटेशियम और सोडियम का एक्सेप्शन है, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी लो होती है, बाकी सबकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और ये हार्ड होते हैं सारे मेटल्स। ठीक है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। अच्छा, फिर इसके बाद बात की जाए तो इनके पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है इनके पास। ओके, नेक्स्ट इसकी बात की जाए तो हमारे पास जो आता है अगली प्रॉपर्टी, वो होती है इनकी मैलिएबिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है हैमरिंग करके थिन शीट्स में कन्वर्ट करना। हैमरिंग करके थिन शीट्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि एक ब्लॉक ऑफ मेटल होता है, उसको हैमरिंग करके यानी हथौड़ी से पीट के, हैमर से उसको पीटा जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? शीट्स में। अच्छा, इस थिन शीट का हम लोग बहुत डेली लाइफ में एक बहुत कॉमन एग्जांपल देखते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो आपने मिठाई खाई होगी सबने। जैसे मान लीजिए ये मिठाई है, इसके ऊपर आपने देखा होगा ऐसे सिल्वर पेपर लगा रहता है, जिसको चांदी का वर्क बोला जाता है। ठीक है, वो चांदी का वर्क बेसिकली क्या होता है? एक छोटा सा चंक लेते हैं सिल्वर का, उसकी हैमरिंग करके उसको हैमर से पीट के एक थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं, वही मिठाई के ऊपर लगता है। तो ये मैलिएबिलिटी का बहुत कॉमन एग्जांपल है जो कि आपने नोटिस भी किया होगा। ठीक, इसके बाद अगर बात की जाए तो हमारे पास
अगली जो प्रॉपर्टी है वो होती है इसकी डक्टिलिटी। डक्टाइलिटी का मतलब होता है इसको थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है या सिर्फ वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। डक्टाइल होने का मतलब, ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डक्टाइल होने का मतलब वायर्स में, ठीक। अगर ये वायर्स में कन्वर्ट ना हो सकते तो हमारे पास आज इलेक्ट्रिसिटी या आपका फ़ोन या केबल चार्जर ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि मेटल्स को ही, इनके अंदर मेटल्स होता है जो कि करंट का कंडक्शन करता है। तो करंट के कंडक्शन से एक और इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है कि ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। गुड कंडक्टर होते हैं किसके? हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात की जाए तो और भी इसमें कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे हम एग्जांपल नहीं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं कि इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है मतलब इनको अगर हम खींचेंगे तो ये इजीली टूटेंगे नहीं, इनको स्ट्रेच करेंगे तो ये इजीली टूटेंगे नहीं। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है सोनोरस होने की। ठीक है। सोनोरस होने का मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना। सोनोरस होने का मतलब होता है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना। जैसे दो मेटल को आपस में टकराइए तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये सारे जो होते हैं क्या होते हैं? हमारी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की हैं ये सारी की सारी जो होती हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, अब आगे हम बात करें तो नॉन मेटल्स की। तो भाई जैसे मेटल के आगे नॉन लगा है वैसे ही इसमें भी सारी चीज़ें लो रहेंगी, लो डेंसिटी। ओके, सेकंड बात की जाए तो लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इसके अंदर, ठीक है। तीसरी बात की जाए तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो पुअर कंडक्टर है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन आता है। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि कंडक्शन करता है, ठीक है। अच्छा, चौथी बात, सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्शन इसमें भी आता है। इसमें डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल होता है लेकिन वो नॉन मेटल होता है, ये पूरा कार्बन का बना हुआ होता है। ग्रेफाइट भी पूरा कार्बन का बना होता है, ठीक है। इसके बाद और बात की जाए तो ये जो होते हैं क्या होते हैं? नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉन सोनोरस, सब में नॉन होता है ना। मतलब इनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना इनकी डक्टाइल बना सकते हैं, ना इनका रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये सारी हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। ये सारी जो हमने पढ़ी अभी ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स हैं। ओके, अब इसके बाद हम बात करें तो आता है हमारे पास जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल की बात की जाए तो मेटल की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होना। इसका क्या होना? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होना। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मतलब होता है ईजिली लॉस करना इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ये लॉस कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को ईजिली, इसीलिए ये रिएक्टिव होते हैं। इसीलिए क्या होते हैं? ज़्यादा रिएक्शन करते हैं या रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। दूसरी बात की जाए तो अब जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए कि ये कोई मेटल है, ठीक है। इसने क्या किया? कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, हम यहाँ लिख देते हैं माइनस, इलेक्ट्रॉन को माइनस किया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर आया, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? कैटायन में कन्वर्ट हो गया, ठीक। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी मेटल ऐसे ही नहीं इलेक्ट्रॉन लूज़ करता, इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है तभी ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। इसको जो एनर्जी देनी पड़ती है उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मान लीजिए हमने कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी दी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पर 2 प्लस चार्ज। जैसे सपोज करिए कि एक मेटल है, जैसे सोडियम मेटल है, ओके, इसको हमने कुछ एनर्जी दी
कुछ एनर्जी दी तो इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो कुछ N+ बनाएगा। जैसे कैल्शियम है, इसको हमने कुछ एनर्जी दी तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये Ca2+ बनाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन। बेसिकली आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही निकल सकते हैं, वही पॉसिबल होते हैं, तो वही निकलते हैं। ठीक है, इस रीज़न की वजह से ये काफ़ी रिएक्टिव हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसका रिएक्टिविटी चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लगाते हैं इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो एज यूजुअल सबको पता है कि मेटल की ऑक्साइड बन जाएगी। ओके, मेटल की क्या बन जाएगी, ऑक्साइड बन जाएगी। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो हमको क्या मिला, Na2O। उसको बैलेंस आउट करने के लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, तो ये बैलेंस आउट हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो 2MgO, इधर भी 2 लगा लीजिए, तो ये सारे क्या हैं, मेटल की ऑक्साइड्स बन रही हैं। ओके, अच्छा, अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसी मैग्नीशियम की ही बात की जाए तो ये डायरेक्टली नहीं करते हैं, पहले इनको क्या करना पड़ता है, बर्न करना पड़ता है। ठीक है, मैग्नीशियम को क्या करना पड़ता है, बर्न करना पड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको जलाएंगे तभी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ऐसे ही अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन भी रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, ठीक है, लेकिन ये मॉइस्ट एयर में होना चाहिए, मतलब जो मॉइस्चर होता है उसके साथ, उसकी प्रेजेंस में ही करता है। तो हमको यहाँ पे Fe3O4.XH2O बनता है, ये बेसिकली रस्ट होती है। ठीक है ये क्या होती है, रस्ट होती है, जिसको हम लोग जंग बोलते हैं। तो अलग अलग कंडीशन पे रिएक्शन करता है, लेकिन एक बात कॉमन है कि मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो उसकी ऑक्साइड बनाएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें इसके नेचर की, ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल बात की जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें, या सोडियम ऑक्साइड की बात करें, या हम पोटेशियम ऑक्साइड की बात करें, इनकी या फिर आपका कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें, किसी की भी, तो जब इन ऑक्साइड्स को अगर हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं, मेटल ऑक्साइड्स को अगर हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है बेस, हमको प्रोडक्ट मिलता है बेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमने सोडियम ऑक्साइड को रिएक्शन कराया, सपोज करते हैं वाटर से, तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, NaOH, जो कि एक बेस होता है। ऐसे ही मान लिया हमने K2O से कराया वाटर से रिएक्शन, तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, KOH होगा। ठीक है, ये भी बेस है। अच्छा, अब ये नॉर्मल लिक्विड फॉर्म में कर लेगा ईजिली, ठीक है ना, लेकिन अगर यही बात अगर हम मैग्नीशियम के साथ करें, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अगर हम इसको वाटर से रिएक्शन कराएं लिक्विड फॉर्म में तो हमको मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगी। ओके, या अगर हम इसको कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्शन कराएं वाटर से लिक्विड फॉर्म में तो हमको क्या मिलेगी, मैग्नीशियम नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमको क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटा इसमें इन चारों में फ़र्क ये है कि ये NaOH और KOH वाटर सोल्यूबल बेस हैं, ये कैसे हैं, वाटर सोल्यूबल हैं, और CaOH ट्वाइस और MgOH ट्वाइस ये दोनों क्या हैं, वाटर इनसोल्यूबल हैं। ठीक है, मतलब बनने के बाद वाटर में ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ठीक है ना, इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम इन्हीं मेटल ऑक्साइड्स का रिएक्शन अगर हम किसी एसिड से करा दें तो हमको मिलता है सॉल्ट और वाटर मिलता है। ध्यान से नोटिस करें, ये बात इंपॉर्टेंट है, मेटल ऑक्साइड को एसिड से रिएक्शन कराने पर क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर मिलता है। जैसे एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड और H2SO4 का रिएक्शन कराइए तो हमको मिलेगा क्या, मैग्नीशियम सल्फेट एंड वाटर। ऐसे ही अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करा दें HCl से तो हमको क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। तो इसमें हम कुछ कॉमन नोटिस कर रहे हैं, लास्ट चैप्टर में भी हमने बताया था
लास्ट चैप्टर में भी हमने बताया था कि अगर कोई ये चीज़ एसिड से रिएक्शन करने पर सॉल्ट और वाटर बना रही है तो उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर बेसिक होगा। कैसा नेचर होगा, बेसिक नेचर। तो ये बात याद रखने वाली है कि मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। अच्छा, ये बातें सारे मेटल्स पे लागू होती हैं, ठीक है, सारे मेटल्स पे अप्लाइड होती हैं कि मेटल की ऑक्साइड्स जो होती हैं उनका नेचर कैसा होगा, बिल्कुल ही बेसिक होता है, ठीक। अच्छा, अगर हम एग्जाम्पल लें एल्युमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का हमने रिएक्शन कराया H2SO4 से, तो सर हमको मिला क्या, एल्युमिनियम सल्फेट मिला, ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट तो हमको क्या मिलेगा, एल्युमिनियम सल्फेट और वाटर मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे ही हमने इसको बेस से भी एक बार रिएक्शन कराया, ठीक है, हमने इसको बेस से भी रिएक्शन कराया चेक करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सारे एसिड से कर रहे थे तो सब चेक किया गया बेस से भी रिएक्शन किया जाए। तो मेटल्स ऑक्साइड का बेस से रिएक्शन कराया गया तो देखा नहीं हो रहा है, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड का देखा गया कि अगर हम इसका बेस से रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, NaLO2 और वाटर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सॉल्ट मिला था, यहाँ पर भी सॉल्ट मिला था। ऐसी एग्जाम्पल लिया जाता है जिंक ऑक्साइड का, जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन कराया गया HCl से, तो देखा गया कि जिंक क्लोराइड बन रही है और साथ में वाटर बन रहा है, वेरी गुड। लेकिन जिंक ऑक्साइड का अगर हमने NaOH से कराया तो एज यूजुअल एक्सपेक्टेड ये था कि ये रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन नोटिस किया गया कि ये जो है इसके साथ भी सॉल्ट बना ले रहा है, ओके। तो जिंक जो है NaOH के साथ भी सॉल्ट बना ले रहा है, एसिड के साथ भी सॉल्ट बना रहा है, और ये भी दोनों, तो ये दोनों ऑक्साइड कैसी ऑक्साइड हो गई, ये दोनों ऑक्साइड्स कैसी हो गई, एम्फोटेरिक हो गई। कैसी हो गई, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक होने का मतलब कि एम्फोटेरिक होने का मतलब कि ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाए, एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करके क्या बनाए, सॉल्ट बनाए। तो इंग्लिश में बोल सकते हैं डेफिनेशन में कि दोज ऑक्साइड्स विच रिएक्ट्स विथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ओके। तो ये था, और इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक का मतलब होगा कि एसिड से भी रिएक्शन कर ले और बेस से भी, इसका कॉमन एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम के ऑक्साइड, ओके, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरे मेटल का दूसरे से रिएक्शन कराते हैं। अभी तक हमने किससे कराया, मेटल का वाटर से कराया, सॉरी मेटल का हमने ऑक्सीजन से कराया। अब हम कराएंगे मेटल का वाटर से रिएक्शन, ठीक, मेटल प्लस वाटर। तो एज यूजुअल एक्सपेक्टेड क्या है, मेटल की हाइड्रोक्साइड बनेगी, ठीक है, मेटल की क्या बनेगी, हाइड्रोक्साइड बनेगी, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब यहाँ पर इफ बट कंडीशन है, ठीक, इफ बट कंडीशन ये बेटा कि नॉर्मल वाटर से तो सिर्फ सोडियम और कैल्शियम वगैरह ही रिएक्शन करते हैं। सोडियम और कैल्शियम को अगर हम वाटर में डाल दें तो ये हमको क्या बना के दे देंगे, बेस बना के दे देंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इसमें भी ये CaOH ट्वाइस बना के दे देगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, तो इसमें कोई इशू नहीं आता। लेकिन बेटा जैसे मैग्नीशियम की बात की जाए या एल्युमिनियम की बात की जाए, तो बेटा एल्युमिनियम हुआ या मैग्नीशियम हुआ, ये वाटर से तो रिएक्शन करता है लेकिन गैशियस फॉर्म में, मतलब स्टीम के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, स्टीम फॉर्म में ये रिएक्शन करते हैं, तब ये क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम की हाइड्रोक्साइड। वैसे नॉर्मल वाटर में अगर आप इसको डालेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाएगा हमको, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको स्टीम यूज़ करेंगे तो हमको बेस मिल जाएगा, ठीक। तो मैग्नीशियम से लेके आयरन तक रिएक्टिविटी सीरीज में स्टीम से रिएक्शन करता है, ठीक है ना, नॉर्मल वाटर से नहीं बल्कि स्टीम से करता है, क्लियर है बात। अच्छा, इसी में और आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम मेटल को एसिड से रिएक्शन कराएं, स्पेशली डाइल्यूट एसिड से, ठीक है, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराएं तो हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, क्लियर है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम मेटल HCl से रिएक्शन करें तो एज यूजुअल NaCl बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक। जैसे मान लीजिए हमारे पास जिंक मेटल है, H2SO4 से रिएक्शन करा है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी रिएक्शन पढ़ा हुआ है, रिपीटेड है, जिंक सल्फेट बनेगा और साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी है,
ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ है, नीचे जाते वक्त रिएक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन के ऊपर के जितने भी मेटल्स हैं, ये वाले अबव द हाइड्रोजन, अबव द हाइड्रोजन जितने भी मेटल्स हैं ये सारे एसिड के साथ ईजिली रिएक्शन कर लेते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ ईजिली रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये नीचे वाले हैं, इसके साथ प्लेटिनम भी होता है, ठीक है, ये नीचे वाले जो हैं ये रिएक्शन नहीं करते, ये अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस आता है कॉपर का, कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है, बाकी और कोई मेटल नहीं करते हैं। बिलो हाइड्रोजन के कोई भी मेटल, यहाँ पे जो भी मेटल हैं ये नो रिएक्शन विथ एसिड है, नो रिएक्शन विथ एसिड है, ओके। तो कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, कॉपर का नाइट्रेट, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट सॉल्ट मिलेगा और साथ साथ वाटर मिलेगा और साथ साथ NO गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। ये एक्सेप्शनल रिएक्शन है तो इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, इसको याद रखिएगा कि सारे मेटल्स अबव द हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज़ में जितने भी मेटल्स होते हैं सब रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ, बिलो द हाइड्रोजन नहीं करते हैं। उसमें एक एक्सेप्शन है कि कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन ईजिली कर लेता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करें मेटल का रिएक्शन, मेटल ए कर लेते हैं, मेटल ए का रिएक्शन मेटल बी सॉल्ट से, मतलब दूसरे सॉल्ट से, तो क्या बनेगा, तो मेटल बी अलग हो जाएगा और मेटल ए का सॉल्ट बनेगा, मेटल ए का सॉल्ट बनेगा। ये कब होगा, जब ए मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी बी से। ये कब होगा, जब ए मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी बी से, वरना नहीं होगा। जैसे इसका एक एग्जांपल आप देखें, आप, जैसे मान लीजिए हमने लिया जिंक, रिएक्शन कराया कॉपर सल्फेट से, तो सबको पता है कि जिंक मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पे क्या हमको आंसर मिलेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। लेकिन अगर हम कह दें यही उल्टा, कॉपर जिंक सल्फेट से रिएक्शन करा दीजिए, तो ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है कॉपर से, तो वो उसको रिप्लेस नहीं करेगा। क्लियर है बात, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसका भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड होती है, इसमें ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट बातें थी क्विक फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में हमने सब सारी प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं, इनमें से आप रिवीजन करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं अगली टॉपिक हमारी, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के बारे में भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट जाननी होंगी, तभी तो पता चलेगा कि वो रिएक्शन कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहता है ये, ठीक है। ये क्या करना चाहता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन को अगर हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये Cl- बना लेगा, ठीक। या ऐसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, इसको हमने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये N- बना लेगा, ठीक। ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक्सेप्ट कराने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, तभी तो करेगा, तो ऐसे तो करेगा नहीं। तो कुछ एनर्जी जो रहती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, उसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नहीं, आई एम सो सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी मतलब किसी नॉन मेटल पे इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, वो ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, ओके। अब इनमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नॉन मेटल को अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो नॉन मेटल की ऑक्साइड बनती है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए कार्बन का, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनेगा CO2। जैसे एग्जांपल ले लीजिए नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनेगा NO2, ठीक है।
जैसे और एग्जांपल लेना चाहें तो आप ले सकते हैं बिल्कुल। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का रिएक्शन करा दें ऑक्सीजन से तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, तो ये सारी क्या है, नॉन मेटल की ऑक्साइड्स हैं। अच्छा, अब अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, इनकी ऑक्साइड्स की बात करें, तो जैसे CO2 है, अगर हम CO2 को रिएक्शन कराएं H2O से, वाटर में डिज़ोल्व करें, या NO2 को रिएक्शन कराएं वाटर से, तो हमको यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है H2CO3, यहाँ पे हमको जो मिलता है वो HNO3 मिलता है। तो ज़रा नोटिस करिए, ये कार्बोनिक एसिड बन रही है, ये नाइट्रिक एसिड बन रही है। तो नॉन मेटल की ऑक्साइड वाटर में जा रही है तो क्या बना रही है, एसिड बना रही है। ठीक है, नॉन मेटल की ऑक्साइड वाटर में जा रही है तो एसिड बना रही है। इसका मतलब जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो एसिडिक नेचर की होती है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसी होती हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड कैसी होती हैं, एसिडिक नेचर की होती है। ओके, इसी वजह से कोल्ड ड्रिंक वगैरह में CO2 डिज़ोल्व की जाती है, जिसकी वजह से उनमें थोड़ा सा एसिडिक नेचर आ जाता है। जो बेवरेज मिलते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक आती है तमाम, पेप्सी और कोला, ये सब जो उसमें। ठीक है, अच्छा, इसका एविडेंस कैसे मिलेगा, देखिए अगर हम CO2 का रिएक्शन सपोज करिए किसी बेस से करा दें, जैसे NaOH से करा दें, ठीक, तो हमको क्या मिला, सॉल्ट मिला और वाटर मिला। ठीक है, हमने क्या किया, नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन बेस से करा दिया, बेस से कराया तो हमको क्या मिला, सॉल्ट और वाटर मिला। तो हमने पहले भी पढ़ रखा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कि एसिड प्लस बेस बनता है सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ नोटिस करिए आप कि नॉन मेटल ऑक्साइड बेस से रिएक्शन कर रही है, इसका मतलब इसका नेचर एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से एविडेंस हो सकता है उसके एसिडिक नेचर होने का। ठीक, ठीक है ना। इसके बाद और बात की जाए तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसको क्लोरीन से रिएक्शन करा दें, नॉन मेटल्स को, बाय द वे हम किसी भी प्रोसेस में क्लोरीन से रिएक्शन करा दें तो हमको यहाँ पे नॉन मेटल की क्लोराइड मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, नॉन मेटल की क्लोराइड। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे नॉन मेटल लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन ले लेते हैं। ठीक, हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन से कराइए तो हमको क्या मिलेगा, HCl मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लिया हमने फास्फोरस का रिएक्शन क्लोरीन से कराया तो हमको क्या मिला, ट्राइक्लोराइड मिल गया। इस तरह से नॉन मेटल का अगर हम क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो नॉन मेटल क्लोराइड मिलती है। क्योंकि ये स्पेसिफिक रिएक्शन लिया गया है, क्योंकि ये NCERT में मेंशन है, इसलिए इसको स्पेसिफिकली बताया गया कि क्लोरीन से रिएक्शन करने पर क्या बनेगा। ठीक, ऐसे ही अगर हम नॉन मेटल्स को हम रिएक्शन करा दें उससे, आपके हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, नॉन मेटल की हाइड्राइड मिलती है, या नॉन मेटल की हाइड्राइड्स मिलेगी। ठीक है, नॉन मेटल की हाइड्राइड्स मिलेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे बहुत सिंपल है, जैसे मान लीजिए हमने हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो हमको वाटर मिल गया, तो ये ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन की हाइड्राइड हो गई। ठीक है, जब हमने नाइट्रोजन का रिएक्शन कराया हाइड्रोजन से तो हमको एमोनिया मिल गई, तो ये भी क्या हो गई, नाइट्रोजन की हाइड्राइड हो गई। ठीक, तो ये था हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा, मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा। तो सब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहीं से पूरी एक नई ब्रांच शुरू होती है। देखिए, जब नॉन मेटल और मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं तो कुछ कंपाउंड बनते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, आयोनिक कंपाउंड्स। क्यों आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं, क्योंकि सबको पता है कि मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है और नॉन मेटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो जाहिर सी बात है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और किस पे जाएगा, नॉन मेटल्स पे। जैसे इसका एग्जांपल लीजिए आप, बहुत कॉमन एग्जांपल NaCl का लेते हैं। ठीक है, सोडियम मेटल है। ठीक, इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, सोडियम मेटल, इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया, तो ये बना क्या, Na+ और इलेक्ट्रॉन इसका बाहर आया। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, Cl पे। Cl क्या करेगा, इस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl- बनाएगा, तो Na और Cl बन गए, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है, NaCl। इसको और आसानी से समझने के लिए, थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स करने के लिए, ईजिली समझने के लिए आप ध्यान से समझिए
कि जैसे Na है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 281, ठीक है बेटा। Cl की होती है 287। अगर आप नोटिस करें तो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके में 7 इलेक्ट्रॉन है। और सबको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है 7 इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में। तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास होता है वो क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से जब सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये क्या बचा, Na+ बना, ठीक है। और Cl के पास चला गया, Cl अपना इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। तो उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो उस पर माइनस चार्ज आ गया। अब ध्यान से देखिए, Na+ और Cl- आपस में जुड़ेंगे, ये भी आयन है, ये भी आयन है, तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये कैसा कंपाउंड बन जाएगा, आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन से फॉर्मेशन होता है आयोनिक कंपाउंड का, या इसको दूसरी भाषा में बोला जाए तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसके बीच, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच, जिससे क्या बनता है, आयोनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है। जिससे क्या बनता है, आयोनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है ना। इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, दोनों नाम इसका लिया जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे Mg का है, जैसे Mg के बारे में क्या है, 282 होता है, इसका 12 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे बना लें, क्लोरीन के 7 होते हैं, तो हमने 7 बना लिया। तो यहाँ से ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट कर देगा। तो इस तरह से हमको क्या मिलेगा, आगे चल के Mg से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये 2+, और क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया एक इलेक्ट्रॉन इसका, और ये वाली क्लोरीन ने इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो हमको क्या मिले, दोनों से बॉन्ड मिल जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, MgCl2। तो ये भी क्या हो गया, एक आयोनिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। इस तरह से आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल अपने से भी कर सकते हैं, ठीक। तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए। 3-4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हम बताते हैं। जैसे सबसे पहला कि ये क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टल्स जैसे सॉलिड क्यूब शेप में आपने नमक देख रखा होगा, तो ये क्यूबिक शेप में, क्रिस्टल शेप में होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, ठीक है। तीसरी बात ये है कि इनके पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। चौथी बात ये कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, अनलेस मॉल्टेन फॉर्म में हो या एक्वस फॉर्म में हो, मॉल्टेन हो या एक्वस। अगर ये मॉल्टेन में होंगे या एक्वस में होंगे तो ये क्या करेंगे, ये कंडक्टिविटी दिखाएंगे, ठीक है ना, ये कंडक्शन करेंगे करंट का। अगर मॉल्टेन हो या एक्वस, क्योंकि मॉल्टेन होंगे या एक्वस होंगे तो इनके आयंस क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, फ्री टू मूव हो जाते हैं। जब आयंस फ्री टू मूव होंगे तो करंट का फ्लो होने लगता है, ठीक है। इसके अलावा और बात की जाए तो ये सिर्फ ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है, ये वाटर में ईजिली सॉल्यूबल होते हैं, आराम से घुल जाते हैं, क्योंकि वो वाटर में जाने के बाद जनरली आयोनाइज हो सकते हैं आयंस के फॉर्म में। जैसे NaCl है, तो ये अगर वाटर में जाएगा एक्वस फॉर्म में तो इसकी टेंडेंसी है कि Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ये ईजिली सॉल्यूबल होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है और इसका फॉर्मेशन है। तो फॉर्मेशन पे काफ़ी ध्यान दीजिएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। तो मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और हमको आयनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। अब इसके बाद चैप्टर का सेकंड पार्ट है, वो है मेटलर्जी। मेटलर्जी या दूसरी भाषा में बोला जाए तो मेटल का एक्सट्रैक्शन, यूटिलाइजेशन वगैरह वगैरह, ठीक है, यूज़ करना, निकालना, इसको बोलते हैं मेटलर्जी। इससे भी काफ़ी सारे सवाल आते हैं, ठीक है। तो मेटलर्जी बेसिकली बोलते हैं ऐसी प्रोसेस को जिसमें केमिकल्स को मेटलर्जी ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है उनकी ओर्स से और रिफाइन करके उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। बेसिकली ये क्या होता है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है
एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, जो उनकी ओर्स होती है उसमें से, ठीक है। ओर्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें काफ़ी हाई कंसनट्रेशन में मेटल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कई सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, तो इसको हम शॉर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं कि जो मेटलर्जी होती है ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है। ये आपका 3 प्रोसेस होती है। सबसे पहली जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग बोलते हैं, कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं मेटलर्जी में। जैसे सबसे पहले इसका कंसंट्रेशन किया जाता है, मतलब इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है जहाँ से, ओर से, उसका कंसंट्रेशन किया जाता है, मतलब उस कई सारे ओर्स में से जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको निकाला जाता है, जो मतलब जो अनयूज़फुल मटेरियल जिनका यूज़ नहीं होता है उनको अलग किया जाता है। तो वो भी 3 बेसिस पे किया जाता है, ठीक है। पहला जो मेटल हाई रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव, उनका अलग प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। मीडियम रिएक्टिविटी में अलग प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और लो रिएक्टिव में अलग प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। भाई मीडियम रिएक्टिव होगा तो अलग, हाई रिएक्टिव होगा तो अलग, और लो रिएक्टिव होगा तो अलग। जैसे हाईली रिएक्टिव की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस एक फिनोमेना होता है जिससे फिर हम लोग प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मीडियम रिएक्टिव में भी 2 पार्ट होते हैं, क्योंकि जो मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो हमेशा कंबाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। जो मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा कंबाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। तो उसमें 2 ओर्स बहुत कॉमन होती हैं, एक कार्बोनेट ओर और एक सल्फाइड ओर। तो सल्फाइड ओर और कार्बोनेट ओर को दोनों को अलग अलग करने की अलग अलग प्रोसेस है। जैसे कार्बोनेट ओर जो होती है वो कैल्सिनेशन प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेटल उसमें से, और सल्फाइड ओर में से रोस्टिंग प्रोसेस से, ठीक है। सल्फाइड ओर से रोस्टिंग और कार्बोनेट ओर से कैल्सिनेशन प्रोसेस, ठीक। उसके बाद फिर इनकी क्या बनती है, ऑक्साइड बनती है। इनकी ऑक्साइड बनती है, उस ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है, रिड्यूस करके हमको प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा फिर लो रिएक्टिव जो होते हैं उनकी सिर्फ सल्फाइड्स और ही ज़्यादा मेनली पाई जाती हैं, सल्फाइड ओर्स। उस सल्फाइड ओर्स की क्या की जाती है, रोस्टिंग की जाती है। रोस्टिंग करने के बाद फिर उसमें से हमको प्योर मेटल मिलता है, ठीक है। अच्छा, प्योर मेटल मिलने के बाद भी एक प्रोसेस की जाती है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, अगर डाउट लगता है या कोई ऐसे मेटल्स होते हैं जिनमें चांसेस हो कि कोई भी इसमें अनवांटेड पार्टिकल्स हो गए या गैंग्स हो गई, अनवांटेड पार्टिकल को गैंग्स बोलते हैं। अगर कोई गैंग्स हो गई, अंदर कोई गंदगी होगी, अनवांटेड पार्टिकल होगा, तो उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको निकाला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये भी प्रोसेस एक इन्वॉल्व होती है इसमें। तो अब एक एक प्रोसेस को धीरे धीरे हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस पे। किस पे, इलेक्ट्रोलिसिस पे। इलेक्ट्रोलिसिस में करना क्या होता है, सिंपल, हम 2 कैथोड लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, ठीक है। इधर वाला जो होगा ये एनोड बोला जाएगा, इसको बोलेंगे कैथोड। पॉजिटिव टर्मिनल से लगा रहता है उसको बोलते हैं एनोड, नेगेटिव से उसको कैथोड। इसमें हम मॉल्टेन फॉर्म में उस मेटल के ओर को भर देंगे, मॉल्टेन फॉर्म में इस पूरे में ओर को भर देंगे, ठीक है। मॉल्टेन ओर होगी, मॉल्टेन ओर होती है। तो जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होती है तो सबको पता है मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी मेटल्स होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है तो एनर्जी दी जाएगी। तो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स इस माइनस टर्मिनल पे जा जाके चिपकने लगेंगे। तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो यहीं पे बचा रह जाएगा। जितने भी मेटल्स कैन होंगे वो कैथोड पे जाके चिपकने लगेंगे, जिसकी वजह से सारे जो मेटल्स होंगे ओर से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। ये होती है इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस। इसके बाद फिर एक प्रोसेस थी कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन प्रोसेस कार्बोनेट ओर के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। कार्बोनेट ओर की करते क्या है, कार्बोनेट ओर को इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया जाता है स्ट्रांगली। जैसे एग्जांपल के तौर पर जिंक कार्बोनेट की ओर है, इसको हम हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक चैम्बर में बंद करके जिसमें ऑक्सीजन ना हो, तो ये कन्वर्ट हो जाता है जिंक ऑक्साइड में, और फिर CO2 गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर
इसको हम फर्दर आगे प्रोसेस करते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट की ओर है, तो इसको हम हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग। इन ओर्स को फर्दर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो प्रोसेस आती है वो रोस्टिंग होती है। रोस्टिंग किसके लिए की जाती है? रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स के लिए की जाती है। तो सल्फाइड ओर्स को हीट किया जाता है। रोस्टिंग का मतलब होता है सल्फाइड ओर को हीट करना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसमें? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करना। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सल्फाइड, जैसे मान लीजिए जिंक सल्फाइड की ओर है, इसको हीट करें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ये कन्वर्ट हो जाता है जिंक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ऑक्साइड मिल जाती है, ठीक। ऐसी और भी ओर्स को। अब ये जो ऑक्साइड्स होती हैं इनको फर्दर, जैसे जिंक ऑक्साइड बनी या कैल्शियम ऑक्साइड बनी या कोई भी मेटल ऑक्साइड बनी, इनका एक रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करके इनको प्योर मेटल में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट में कभी कभी कार्बन का इस्तेमाल किया गया या कभी कोई और एजेंट का इस्तेमाल कर, जैसे HI का इस्तेमाल कर लिया गया। ये सब चीज़ें इस्तेमाल करके हम लोग ऑक्साइड को कन्वर्ट कर लेते हैं प्योर मेटल में, ओके। इसमें जैसे और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास बेसिकली जो रोस्टिंग प्रोसेस है ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, और जो कैल्सिनेशन प्रोसेस होती है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो रोस्टिंग, और एब्सेंस होगा तो कैल्सिनेशन। कार्बोनेट और को कैल्सिनेशन के थ्रू किया जाता है, और सल्फाइड्स और को आपका रोस्टिंग के थ्रू प्योरीफाई किया जाता है, उसमें से मेटल ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। अब इसमें और भी प्रोसेस हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने पूरा टेबल बनाया था, ये टेबल NCERT में भी मेंशन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा आप लोग। इसमें जो है, इसमें एक प्रोसेस और है जो है लास्ट में आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये लास्ट प्रोसेस है। ये ऐसी प्रोसेस है जिससे मेटल एकदम प्योर फॉर्म में आ जाता है, और इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन भी बहुत है। तो जो प्रोसेस थी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक कंटेनर लेते हैं ऐसे, इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लिया जाता है, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोड लिया जाता है। ये जो इलेक्ट्रोड होगा वो इम्प्योर मेटल का होगा, जो भी इम्प्योरिटी वाला मेटल जो हमको लेना है, और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और ये जो मेटल होगा ये प्योर मेटल होगा, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम इसको जिंक का ले रहे हैं तो ये भी जिंक का ही रहेगा, ठीक। और इसमें हम सोल्यूशन फिल करेंगे, इसको पूरा डीप कर देंगे सोल्यूशन में, इसमें सोल्यूशन फिल करेंगे। सोल्यूशन कैसा फिल होगा, जैसे इसके अंदर हमने भर दिया, मान लीजिए जिंक सल्फेट भर दिया या जिंक क्लोराइड ले लिया, कोई भी ऐसा जिसमें वही सेम आयंस हो। तो होता क्या है, जैसे ही हम सर्किट ऑन करते हैं यहाँ से आयंस निकल के सोल्यूशन में आना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये अभी हमने मान लीजिए जिंक का लिया है, तो जिंक के आयंस क्या होंगे, सोल्यूशन में आने लगेंगे। उसके बाद ये पूरा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये अट्रैक्ट होगा इस पर, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा ख़त्म होकर इस पे जाके चिपक जाएगा, और यहाँ पे हमको जो भी इम्प्योरिटीज़ होगी सारी यहाँ पे मिलेगी एनोड के नीचे, इसको बोलेंगे एनोड, ठीक है। जो इम्प्योर मेटल होगा एज ए एनोड टेक लिया जाता है, और जो प्योर मेटल होता है वो एज अ कैथोड लिया जाता है। तो जो इम्प्योर मेटल होगा वो सारा का सारा धीरे धीरे कैथोड पे इकट्ठा हो जाएगा, और उसके बाद जो ये है नीचे बचेगा, इसको हम लोग बोलेंगे एनोड मड। जो भी इम्प्योरिटीज़ बची रह गई वो कहलाएगी एनोड मड, और इस तरह से मेटल जो है पूरी तरह से प्यूरीफाई हो जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह करने में, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में जैसे कोई कार पे पेंट वगैरह या कोई ऐसे डोर वगैरह बनते हैं जिनके ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है ताकि रस्टिंग ना हो, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक एग्जांपल, एक और टॉपिक है वो है कोरोजन।
जो कि फर्स्ट चैप्टर में भी थी, लेकिन वहाँ पे नहीं किया था, यहाँ पे करेंगे इसको। कोरोजन, कोरोजन का मतलब होता है मेटल का कोरोड होना, मेटल का कोरोड होना या डिस्ट्रॉय होना, मतलब उसकी लेयर का गायब। जैसे ये मेटल है, मेटल की शीट, इसकी ऊपर की लेयर धीरे धीरे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, किसी और एलिमेंट के कांटेक्ट में आने पे धीरे धीरे ख़राब हो जाती है, इसको बोलते हैं करोजन। इसकी प्रिवेंशन की जाती है, इसको बचाना पड़ता है। कोई भी मेटल की चीज़ होगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ता है। तो इस बचाने के लिए हम इसके ऊपर कई सारी चीज़ें करते हैं, जैसे हमने पेंटिंग कर दी, ठीक है, या हमने इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, इसके ऊपर हम एक नया मेटल, जैसे जिंक का मेटल, बाय द वे एलुमिनियम है, तो इसके ऊपर हमने जिंक की लेयर चढ़ा दी, तो होगा क्या, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा नहीं, जिसकी वजह से इस पर कोरोजन नहीं होगा। या इसके अलावा इसका एक और काम किया जाता है, इसका एलॉय बना दिया जाए या एलॉइंग कर दिया जाए, ठीक है। एलॉइंग का मतलब होता है कि दो मेटल का मिक्सचर, दो या टू और मोर मेटल का मिक्सचर बनाना, टू और मोर मेटल का मिक्सचर बनाना, तो हम इसकी एलॉइंग कर देते हैं। एलॉइंग करने से भी रस्टिंग या कोरोजन जो होता है प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है। कोरोजन जो होता है मतलब मेटल का जो डिस्ट्रॉय होती है लेयर एयर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वो बंद हो जाती है। तो इसमें बहुत कॉमन एग्जांपल जैसे ब्रास या ब्रॉन्ज या सोल्डर। ब्रास जो होता है ये एलॉय होता है कॉपर और जिंक का, ब्रॉन्ज जो होता है एलॉय होता है कॉपर और टिन का, और ये जो सोल्डर होता है ये होता है लेड और टिन का। तो ये तीनों बहुत कॉमन एलॉयज़ हैं, इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसको आप एज ए इम्पॉर्टेंट ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो किसी भी मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए, उसको रस्टिंग से, उसको कोरोड होने से, उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए या तो पेंटिंग की जाती है या इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है या फिर उसकी एलॉइंग की जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा ये चैप्टर। कोई टॉपिक छूट गई हो, इसमें कुछ ऐसा रह गया हो तो प्लीज़ आस्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कुछ टॉपिक छूट गई हो या कोई ऐसा पार्ट जो एक्सप्लेन करना पड़े दोबारा, तो उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।